शकुंतला देवी ने अभी कुछ समय पहले ही एक साथ अपने दोनों बेटों की शादी की थी। शकुंतला की बड़ी बहू आंचल गोरी और सुंदर थी, जबकि उसकी छोटी बहू काजल काले रंग की थी। आंचल अक्सर काजल को उसके काले रंग की वजह से खूब खरी खोटी सुनाती थी। ऐसे ही एक दिन, ए कल्लो, देखना तेरे जैसे बादल पूरे आसमान में मंडरा रहे हैं। अब जा, जल्दी से जा और मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल कर ला। जेठानी जी, लेकिन बेसन नहीं है घर में। तभी शकुंतला भी वहां आ जाती है। अगर बेसन नहीं है तो जाकर बाजार से ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ तो क्या हुआ, तू उसमें डूबकर मर थोड़ी न जाएगी। और मर भी गई तो हमें कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। जानती हूँ, मुझे आपसे यही उम्मीद है। इसके बाद काजल बारिश में बेसन लेने चली जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके पास से एक ट्रक गुजरा, जिसने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अरे, देखकर नहीं चला सकते हो क्या? बेचारी काजल कीचड़ में सनी हुई घर पहुंचती है। उसे देखकर आंचल चिल्लाते हुए कहती है, आ भूत भूत। अरे जेठानी जी, मैं हूँ काजल। अरे कल्लो, ये क्या हाल बना लिया तूने? सच में आज तो तू और भी डरावनी लग रही है। काजल खड़े खड़े आंचल को घूर रही थी। तभी शकुंतला ने उससे कहा, अरे तू मेरी चांद जैसी बहू को क्यों घूर रही है? उसे अपनी काली नजर लगाएगी क्या? जा, अब जाकर नहा ले, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। बेचारी काजल अपने कमरे में नहाने चली जाती है। शाम को जब उसका पति प्रभात ऑफिस से आता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ, काजल कहाँ है? पड़ी हुई है अपने कमरे में। जरूर आपने ही कुछ कहा होगा। हाँ, तू तो हमारे ऊपर ही शक करेगा। पता नहीं उस कल्लो ने तुझ पर क्या जादू किया हुआ है। माँ, आपकी इन्हीं सब बातों से तो मैं परेशान हूँ। खैर, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। काजल अपने कमरे में रो रही थी, लेकिन प्रभात के आते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और उन्हें छुपा लिया। रुको, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। ये लो। ये हार आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं, पड़ोसन के लिए लाया हूँ। सोचा तुम्हें दिखा दूं। क्या आप भी ना। उस घर में काजल को प्यार देने वाला उसका पति ही था। शकुंतला की बड़ी बहू गोरी चिट्टी थी, जिस वजह से शकुंतला उसे बहुत प्यार करती थी, जबकि काजल को अपने काले रंग के कारण अक्सर गालियां और ताने ही मिलते थे। ऐसे ही एक दिन, आह आह। क्या हुआ बड़ी बहू? सासू माँ, रोटियां बनाते वक्त हाथ जल गया। बहू, तू तो वैसे ही इतनी नाजुक है, आखिर किसने कहा तुझे रोटियां बनाने को? तू अभी रुक। काजल, अरे ओ काली बहू। जी माँ जी। बेशरम कहीं की, तुझे अकल है या नहीं? तेरी जेठानी रसोई में रोटियां बना रही है और तू अंदर आराम फरमा रही है। देख तो बेचारी का हाथ भी जल गया। जाकर रोटियां बना। काजल किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है कि तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, मैंने तो छत पर कपड़े डाले थे, सब भीग गए होंगे। बेचारी काजल अकेले ही जाकर सारे कपड़े उठाकर लाती है, जिसमें वो खुद भी पूरी भीग जाती है। अरे ओ काली बहू, कहाँ घूम रही है? ये ले, ये मेरी साड़ी धो दे, मुझे कल पहनना है इसे। इन सब के बीच बेचारी काजल को अपने गीले कपड़े बदलने तक का भी वक्त नहीं मिला और उसको बुखार ने जकड़ लिया। अरे ओ काली बहू, ये तो तुझे अच्छा बहाना मिल गया आराम करने का। नहीं माँ जी, मुझे सचमुच बुखार है। अच्छा, ठीक है, चल तू दवाई खाकर आराम कर। आज का काम आंचल बहू देख लेगी। क्या मतलब आपका, आंचल बहू देख लेगी? मैंने अकेले काम करने का ठेका थोड़ी ना लिया है। ये क्या मतलब? बहू, तू भी इस घर की बहू है और काजल की ही तरह तेरे ऊपर भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ, मुझे ये सब बहू और जिम्मेदारियों के पाठ मत पढ़ाइए। अगर मैं बहू हूँ तो आप भी तो इस घर की मुखिया हो, तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी हैं। और वैसे भी मेरे पापा करोड़पति हैं, तो मुझे ये सब घर के काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे पास पैसों की कमी है। शादी के बाद अपनी पहली बारिश के मौसम को मैं इस तरह वेस्ट नहीं जाने दे सकती। बाहर कितना रोमांटिक मौसम है और आप चाहती हैं कि मैं चूल्हा चौका करूं? ना बाबा ना। इसलिए मैं और ये तो चले 5 स्टार होटल में डिनर करने, और हाँ, आज रात हम वहीं स्टे करेंगे। आप अपना खुद देख लीजिए। इतना कहकर आंचल वहां से चली जाती है। इसके बाद शकुंतला को ही घर के सारे काम करने पड़े। तब उसे अपनी छोटी बहू काजल की अहमियत समझ में आई। शकुंतला काजल के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। काजल बहू, मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे रंग को लेकर तुझे कितना भला बुरा कहा। तेरे रंग के कारण तेरी खूबियों को भी नजरअंदाज किया, लेकिन आज मुझे तेरी अहमियत समझ में आ गई और अपनी गलती का भी एहसास हो गया। मुझे माफ कर दे। इससे पहले काजल कुछ कहती तभी प्रभात बोल पड़ता है। मैं जानता था माँ, एक ना एक दिन आपको इस बात का एहसास होकर ही रहेगा।
बुराई अच्छाई को ज्यादा समय तक नहीं हरा सकती। आज तो आपको सब समझ ही आ गया होगा। दोनों बहुओं का असली चेहरा आपके सामने है। अपने बेटे की बात सुनकर शकुंतला की आंखें खुल चुकी थी। अब से वो काजल को ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगी, जिसे देख आंचल को बहुत बुरा लगता और वो कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गई। तो वहीं प्रभात और काजल खुशी खुशी शकुंतला के साथ प्यार से रहने लगे। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था, इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ ही जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी, इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर। इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहा भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पर पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था, इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानीपुरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है, आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूँ। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है।
वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बिटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही है। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।